गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं अपनी 55वीं वीडियो। तो जैसे 54वीं वीडियो थी हमारी, तब मैंने आपको बताया था कि नवी प्रश्नावली हम खत्म कर चुके और 10.1 हम शुरू कर रहे हैं। और 10.1 जो प्रश्नावली है, थोड़ा सा अंतर समझ लें इनका कि नवी और 10वीं में क्या अंतर रहेगा। कि नवी प्रश्नावली जो हमारी थी पूरी, ये थी अनिश्चित समाकलन। क्या नाम था इसका? अनिश्चित समाकलन। अभी मैंने वहाँ क्यों नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे, जब समझ लेंगे, चीज़ों को पढ़ लेंगे, जब भी तो अंतर कर पाएंगे। जब आपने पढ़ा ही नहीं तो अंतर क्या करेंगे उसको। नवी है अनिश्चित समाकलन, यानी ऐसा समाकलन जो अनिश्चित है ना, निश्चित नहीं है। तो इसमें जब अनिश्चित नाम आ जाता है तो आपने देखा होगा, मैंने हर सवाल पे प्लस सी जोड़ा था ना, कि हर सवाल पे हम प्लस सी जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, उसका एक रीज़न था कि समाकलन का कोई भी क्वेश्चन आपने ले लिया और वो क्वेश्चन मान लीजिए 5 तरीक़ों से होता है, 5 अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं, 5 अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो 5 अलग अलग आंसर भी आ रहे हैं उसके। ऐसा भी हुआ है कई जगह पर। तो उनको मैनेज करने के लिए एक सी जोड़ दिया, एक अचर राशि, उसमें सी जोड़ दी। और वो ये कह दिया कि भाई इसमें जो भी अंतर आ रहे हैं ना, जो भी कांस्टेंट का अंतर है या कुछ और अंतर है, वो सब सी के कारण हो रहा है। ठीक है, तो उसको एक तरह से मैनेज किया गया सी को जोड़कर। तो इसका नाम दे दिया अनिश्चित समाकलन, कि अगर एक ही सवाल को आप 4 तरीक़ों से करेंगे तो 4 अलग अलग आंसर प्राप्त होंगे। उसको इसीलिए कहा गया अनिश्चित। लेकिन जब हम आते हैं 10वीं प्रश्नावली पर, ये जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, जब हम 10वीं प्रश्नावली में आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी निश्चित समाकलन। और नाम से ही पता है निश्चित समाकलन, नाम से पता चल रहा है ना, निश्चित, फिक्स है ये। इसमें सी नहीं आएगा, क्योंकि जब फिक्स हो गया, आप किसी भी मेथड से करते हैं, कोई क्वेश्चन दिया गया, किसी भी मेथड से कर दिया तो आंसर बिल्कुल फिक्स आएगा। अगर किसी का आंसर 10 आया है ना, कि कोई आंसर लिया और आपने 10 आ गया, तो आप किसी भी विधि से हल निकालिए, हमेशा 10 ही आएगा। तो उसमें प्लस सी जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी कंडीशन कि यहाँ पर जो समाकलन का चिन्ह हम लगा रहे थे अनिश्चित समाकलन के अंदर, मतलब नवी प्रश्नावली के अंदर, वो इस प्रकार का लग रहा था। निश्चित समाकलन में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि समाकलन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिट हो आएंगी। इस जगह पर होती है निम्न सीमा, मतलब छोटी सीमा होती है इधर, और इधर होती है उच्च सीमा। अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ अभी अगले में आएंगी, 10.3 में इसकी प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे हम। तो निम्न सीमा का मतलब कि जब हम समाकलन करते हैं तो इस जगह पर छोटी संख्या होती है और इस जगह पर बड़ी संख्या होती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो पहले पढ़ चुके हैं जो बच्चे, जिनको आता है, वो ये सोच रहे होंगे अभी मन में कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि उच्च सीमा नीचे आई है और निम्न सीमा ऊपर आई है। तो उनके लिए है ये कि अगर उच्च सीमा नीचे आ जाती है, निम्न सीमा ऊपर आ जाती है, तो आपको पता होगा कि माइनस का चिन्ह बाहर आता है। लेकिन जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको इस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि निम्न सीमा नीचे रहेगी, जो छोटी सीमा है वो नीचे रहेगी, और जो बड़ी सीमा है वो ऊपर रहेगी। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आएंगी 10.3 के अंदर, तब मैं बताऊंगा आपको सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, गुणधर्म होते हैं। उनके आधार पर जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको हम शॉर्ट कर देते हैं गुणधर्म लगा के। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। अब जब हम 10.1 में आते हैं, तो जैसे आपने देखा था जब मैंने अवकलन पढ़ाई थी शुरुआत में, हमारे शायद लेक्चर नंबर 1 या 2 की ही बात थी, शुरुआत की थी जब हमने, तो अवकलन में मैंने एक प्रथम सिद्धांत लिया था। और जो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पूरे वीडियोस देखे हैं, उनको खूब अच्छा याद होगा कि अवकलन के अंदर एक प्रथम सिद्धांत आया था, बिल्कुल आया था। तो जब अवकलन का प्रथम सिद्धांत होता है, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई अवकलन का प्रथम सिद्धांत क्यों होता है। ये जो प्रथम सिद्धांत है, ये लिया ही क्यों गया था, क्योंकि अवकलन शुरू यहीं से हो रही है। जो फार्मूले बनाए गए थे वो इसी प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके ही बनाए गए थे, जितने भी फार्मूले आज आप अवकलन में पढ़ रहे थे। और जब हम समाकलन पढ़ रहे हैं तो समाकलन में भी तो फार्मूले बनाए गए हैं, है ना। तो बहुत सारे फार्मूले हैं जो समाकलन में आए हैं, और वो भी किसके द्वारा बनाए गए? प्रथम सिद्धांत द्वारा बनाए गए। तो ये जो प्रथम सिद्धांत है, ये अवकलन में भी होता है, और ये प्रथम सिद्धांत समाकलन में भी होता है। लेकिन इस प्रथम सिद्धांत को समाकलन में एक अलग नाम दे देते हैं, और वो नाम है योगफल की सीमा। क्या नाम दे देते हैं? योगफल की सीमा। ठीक है, क्योंकि समाकलन का मतलब होता है कोई भी आकृति है। अब डिटेल तो हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताएंगे कि समाकलन का मीन्स क्या होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, लेकिन फिर भी एक शॉर्टकट में मैं आपको समझा देता हूँ
कि अगर किसी भी आकृति को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, है ना, तो तोड़ना तो अवकलन कहलाता है, लेकिन जब हम उनको वापस जोड़ते हैं तो वो समाकलन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आया, योग की सीमा आ जाए या योगफलों की सीमा आ जाए तो इसका मतलब योगफल हो रहा है। छोटी छोटी आकृतियों को हम तोड़ रहे हैं। डिटेल की बात हम क्लास में ही करेंगे इसके बारे में कि वास्तविकता में क्या चीज़ है। फिलहाल आपको सिर्फ नाम याद रखनी है कि अगर प्रथम सिद्धांत लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मीन्स योगफल की सीमा ही होता है। ठीक है। और 10.1 में जो आ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि योगफल की सीमा के रूप में, और फिर ब्रैकेट में है प्रथम सिद्धांत से निम्न निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए, है ना। निश्चित समाकल, निश्चित क्यों आ गया, क्योंकि इसका आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 बच्चों के आंसर, तो जैसे कोई सवाल किया, कोई बच्चे कर रहे हैं और उनका आंसर तो 4 आ गया, फिर अगले 4 बच्चे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब हमारा तो 4.2 आंसर आ रहा है। तो अगर ये अनिश्चित होता तब तो हम इसको सही मान लेते, लेकिन निश्चित में इसको हम सही नहीं मानेंगे। निश्चित का मतलब फिक्स है, बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए सबका। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं अपनी 10.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है, और इसी प्रोसेस पर हमारे ये 6 सवाल दिए गए हैं। तो ये 6 के 6 सवाल ऐसे ही होंगे। नंबर 1 है i बराबर लिमिट है 5 से 3, वो 3 से 5, निम्न सीमा 3 है और उच्च सीमा 5 है, और x माइनस 2 और dx। अब इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ये हमने लिख दिया है। अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होता है ना। और फॉर्मूला क्या है इसको आप समझिए पहले, फिर लिखते हैं इसको कि i बराबर, i तो इंटीग्रेशन है ही, यहाँ पर निम्न सीमा है। फॉर्मूले में हम निम्न सीमा को a से डिनोट करते हैं और उच्च सीमा को b से डिनोट करते हैं। a से b हो गया। फिर यहाँ है फंक्शन f(x) dx बराबर लिमिट x टेंस टू 0, और फिर ऐसे लिखिए इसको fa प्लस a प्लस h प्लस a प्लस 2h, ध्यान से समझना है इसको, a प्लस 3h, ऐसे ही चलता रहेगा, और प्लस 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 सो ऑन एंड तक चलता रहेगा। और इसको हम लिखेंगे a प्लस n-1h और कंप्लीट। ठीक है। ये तो बन गए फॉर्मूले। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने यूज़ की हैं। क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं? फंक्शन है यानी f(x) है, ये एक फलन हो गया। इस फलन के टुकड़े किए हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं ना, ये टुकड़े हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर हमने h लगा लिया है। अगर हमने h लगा लिया है तो आप यहाँ पर h का ही प्रयोग कर लें, h टेंस टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब कंडीशन क्या बनती है कि जब हम h टेंस टू 0 की बात कर रहे हैं तो आप एक चीज़ देखें कि h क्या है। h एक बहुत छोटी सी राशि है, जैसे मैंने x के बारे में पहले बताया था कि h क्या है, एक बहुत छोटी राशि है। इतनी छोटी राशि है कि वो लगभग 0 के बराबर आ रही है। h क्या है, एक छोटी सी राशि है और वो लगभग 0 के बराबर है। तो एक छोटी छोटी राशि हमने a में जोड़ी है, और a क्या चल रही है, निम्न सीमा, यानी इस फंक्शन के हमने अनंत टुकड़े कर दिए। n क्या है, अनंत। अगर हमने इस फंक्शन के अनंत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया वो सवाल, और उसको वापस जोड़ दिया तो प्लस लगा दिया सब में, है ना। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो यही तो है, योग फलों की सीमा के रूप में, योग फलों की सीमा के रूप में इसको हमने लिख दिया।